जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए जीके का शानदार क्लास साथियों। और मैं जीके डेली लेकर के आता हूं, लेकिन बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। लेकिन अब बच्चों पर्सनली लेकर के आया हूं मैं बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए जीके का शानदार क्लास। और ये हमारा क्लास नंबर 3 है साथियों, बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए। जैसे बिहार एसआई हो गया बच्चों, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब बच्चों बिहार पुलिस हो गया। बिहार के जो एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी हो गया बच्चों। ये सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। सबसे खतरनाक क्लास बच्चों, हर एक प्रश्नों के हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे मैं अध्ययन करूँगा, हर एक टॉपिक पे अध्ययन करूँगा बच्चों। हर एक क्वेश्चन पे बात करूँगा ताकि बच्चे का कोई भी डाउट जो रहे वो बचे ना। सभी डाउट बच्चों ख़त्म करूँगा। जीके का कोई भी डाउट रहेगा आप हमसे बेहिचक बच्चों पूछ सकते हैं, सभी डाउट को क्लियर करूँगा साथियों। सेशन आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करें, अच्छा ना लगे मेरे भाई तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। सेशन को अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए। बिहार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो बिहार जीके क्लियर कर सकेंगे। साथियों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि बच्चे पीडीएफ को ले सकेंगे। और क्लास के जस्ट बाद बच्चों मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पहले प्रश्न की ओर। अगर साथियों क्लास में कोई आपको दिक्कत हो जाती है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। पहला प्रश्न, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा, राज्य जो शब्द है बच्चों इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों देखिएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाते हैं मैकियावली। कौन आ जाते हैं बच्चों? मैकियावली। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी बच्चे कलर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा साथियों? डी को कलर कर लीजिएगा ब्लैक या ब्लू पेन से, वहाँ पे करना है आपके एग्ज़ाम में। इन्होंने साथियों मैकियावली ने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1532 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1532 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस। कौन पुस्तक है बच्चों? द प्रिंस एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में मैकियावली ने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1532 ईस्वी में किया था। पूछा जाएगा आपसे कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? तो मैकियावली की पुस्तक हो जाएगी मेरे भाई। अब देखते हैं अरस्तु। अरस्तु बच्चों जानते हैं, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के अगर आपसे साथियों पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के गुरु कौन थे बच्चों? तो प्लेटो जो थे, प्लेटो आपको जो दिख रहे हैं बच्चों यह अरस्तु के क्या थे? गुरु थे साथियों। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावली ने किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है बच्चों उसके लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो साथियों जो योजना आयोग आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है बच्चों, इसके लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे बच्चों योजना आयोग पे। योजना आयोग के बारे में जानेंगे। इसका गठन कब किया गया बच्चों? गठन कब किया गया था? तो मेरे भाई 15 मार्च को
15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया साथियों। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में। इसका अगर कार्य पूछा जाए कि इसका कार्य क्या था, तो इसका काम था बच्चों पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। पंचवर्षीय जो योजना है बच्चों, पंचवर्षीय योजना इसी को था तैयार करना। तो पंचवर्षीय योजना की अगर स्टार्टिंग पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1951 में बच्चों स्टार्टिंग हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना साथियों। ठीक है, दूसरी 56 से 61 तक चला था, तीसरी 61 से 66 तक चला था। सभी बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो 5-5 वर्ष के अंतराल पे चलती थी। इतना तक याद रहेगा। फिर बच्चों योजना आयोग जो था इसको बदल करके बच्चों इसके जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इतना नोट कीजिएगा, योजना आयोग के साथियों जगह पे फिर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, नीति आयोग का बच्चों उसके बाद क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया साथियों, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री साथियों। अभी वर्तमान में नीति आयोग के बच्चों आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बच्चों, मोदी जी जो हैं वो अभी फ़िलहाल मतलब वर्तमान में नीति आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं साथियों। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक बच्चे का डाउट छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग जो है इसका बच्चों भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, एक बार सभी बच्चे शेयर करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करते रहिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बिहार पुलिस बच्चों अलग नहीं आएगा प्रश्न। प्रश्न कहता है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। कौन से सुल्तान हैं बच्चों उनको खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइएगा। ये बच्चों हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार का बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट फ्लोर है इसकी नींव किसने डाली थी, तो पहले मंजिल की नींव जो डाली थी साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था। ठीक है। बलबन, रक्त एवं बच्चों लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी बच्चों, तो ये हो जाएगा बलबन। बलबन जो था बच्चों रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अगर पूरे विश्व में देखा जाए कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो हो जाएगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने बच्चों लौह एवं रक्त की नीति पूरे विश्व में अपनाई थी। लेकिन रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई बच्चों, तो बलबन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डुरंड रेखा। साथियों डुरंड रेखा भारत और मेरे भाई अफ़गानिस्तान के बीच खींचा गया है। अफ़गानिस्तान बच्चों, भारत एंड अफ़गानिस्तान के बीच खींचा गया है। रेड क्लिफ रेखा अगर देखा जाए मेरे भाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। मैकमोहन रेखा मेरे भाई भारत और चीन के बीच खींचा गया है। भारत और चीन के बीच खींचा गया है। लेकिन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है वो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा मेरे भाई दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच पूछ दिया जाए बच्चों तो 0 डिग्री रेखा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? देखिएगा मेरे भाई, मैं बताता हूँ आपको कि साथियों जो हमारी अनुसूची की अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो अगर साथियों मूल आपसे पूछ दिया जाए मूल अनुसूची कितने थे, तो अनुसूची की संख्या पहले 8 थी। लेकिन बच्चों वर्तमान की बात किया जाए ना, तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भाग पूछा जाए बच्चों तो भाग ऐसे तो 22 है बच्चों, लेकिन अब वर्तमान में 25 हो चुका है। आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल 395 है। आर्टिकल की अगर चर्चा यहाँ पे किया जाए, अनुच्छेद की चर्चा किया जाए तो 395 है, और लगभग अभी बच्चों 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं वर्तमान में। तो मूल संविधान में बच्चों आपसे अनुसूची पूछा जाएगा तो 8 अनुसूची हो जाएगा, और वर्तमान में पूछा जाएगा तो 12 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची बच्चों, इसमें भाषा की चर्चा है। भाषा की तो चर्चा है साथियों, लेकिन पहले बच्चों 14 भाषाएं थी। हमारे संविधान में 14 भाषाएं की मान्यता थी, लेकिन वर्तमान में साथियों 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो विनिर्दिष्ट नहीं है? विनिर्दिष्ट नहीं है बच्चों, कौन सी भाषा है? तो हमारी संस्कृत हो जाएगी। क्या होगी साथियों? संस्कृत भाषा हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संस्कृत भाषा को भाषाओं का जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भाषाओं का, अगर आपसे पूछा जाए भाषाओं का जननी, भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे शेयर करते रहिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? बताइएगा कौन सी भारत का एक राज्य है बच्चों। भारत में अगर राज्यों की संख्या पूछा जाए तो बच्चे क्या बताइएगा? सर 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं साथियों? यूटीज कितने हैं? यूटी स्टेट, तो ये 8 हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वही बोला गया है कि ये 28 राज्य में से कौन ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वही स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी वही स्थान आता है? बताइएगा। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या गुजरात? तो मेरे भाई यह मेघालय आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाए या तो फिर जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से जो रैंकिंग है पूरे भारत में वो सेम है। अब साथियों हम रह रहे हैं बिहार में रह रहे हैं साथियों। बिहार के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में नहीं बात करेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर साथियों पूरे भारत में हमारे बिहार का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे बिहार को देखा जाए तो पूरे भारत में बच्चों स्थान आता है 12वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर दोस्त जनसंख्या की दृष्टि से देखें ना तो तीसरा स्थान आता है, 3rd स्थान पे हमारा बिहार आता है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा साथियों? यहाँ तक आप सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे गुजरात जो है साथियों सबसे लंबी समुद्री तट रेखा अगर पूछा जाए तो गुजरात का हो जाएगा। तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा बच्चों अगर लंबी पूछा जाए, सबसे लंबी तो गुजरात की है, और सबसे छोटी पूछा जाए बच्चों, सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किसकी हो जाएगी? तो हो जाएगा गोवा का हो जाएगा साथियों। किसका होगा? गोवा का हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? मेघालय बच्चों आप लोग जान गए
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग समान है। विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होता है, यानी कि वर्षा कहाँ होता है बच्चों? तो मेघालय का एक जगह है मानसिन राम मेरे प्यारे साथियों, एक जगह है दोस्तों चेला जी, वहीं पे विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है? एक उत्सव है हार्नबिल उत्सव बच्चों, एक उत्सव है। उत्सव यह कहाँ का है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न साथियों आपसे नहीं छूटेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लास कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे बच्चों। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको हर एक प्रश्नों को टैली करना है। प्रश्न अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है? तो जो उत्पादक शुल्क जो है बच्चों, यह अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में जो बनी झील है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? आप सभी बच्चे बताइएगा। तो साथियों आक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्सबो झील कहते हैं। इसका आकार जो है बच्चों, आकार अगर देखा जाए ना कि इसका आकार कैसा है, तो यू शेप का आकार है। ठीक है साथियों, इसका आकार आपसे पूछा जाए तो यू शेप का हो जाएगा। तो इसका आकार कैसा हो जाएगा बच्चों? ऑक्सबो झील का आकार हो जाएगा यू शेप का आकार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा क्या कहता है प्रश्न। अगला प्रश्न आया मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता है कि झील अथवा तालाब के सतह जो है वो जल पर पलचवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? बताइएगा कि पुंज को क्या कहते हैं साथियों। सभी बच्चे जल्दी से फटाक से आंसर बताइएगा। तो मेरे भाई सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में बच्चों अगर भारत का राज्य पूछा जाए अग्रणी, बताइएगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? यहाँ पे बताइएगा सभी बच्चे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में साथियों कपास की खेती सबसे अधिक होती है। गुजरात में अगर पूछा जाए कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो गुजरात में होती है। कपास की खेती के लिए साथियों काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मिट्टी के अगर मुख्य रूप से प्रकार देखा जाए तो मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। काली मिट्टी, जिसका एक और नाम है मेरे भाई रेगुर मिट्टी हो जाता है, या तो फिर काली मिट्टी हो जाएगा। एक ही नाम है दोनों, मतलब एक ही मिट्टी। जैसे काली मिट्टी उसी का नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, मिट्टी मुख्य रूप से 8 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर बच्चों हम कहें कि कपास के लिए तो सर काली मिट्टी उपयोगी है, लेकिन चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी हो जाएगी सर? तो लेटेराइट मिट्टी दोस्त, लेटेराइट मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयोगी हो जाएगी। हमारे भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। पश्चिम बंगाल साथियों चावल की खेती के लिए सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। जूट का उत्पादन साथियों सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जूट को साथियों गोल्ड फाइबर भी कहा जाता है। गोल्ड फाइबर जूट को कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये साथियों गुजरात हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी साथियों, मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा?
बताइएगा कौन से द्वीपों पर युद्ध लड़ने के लिए बच्चों नियंत्रण प्राप्त किया था? सभी बच्चे बताइएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अर्जेंटीना। ब्राज़ील बच्चों, ब्राज़ील में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गन्ना। अगर पूछा जाए बच्चों कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील को साथियों सर्पों का देश यानी कि सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का देश कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक ब्राज़ील में, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक ब्राज़ील में। अगर बच्चों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला भी द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो साथियों ऊन का उत्पादन आप लोग जान गए कहाँ पे सबसे अधिक होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे स्थित है? बच्चों देखिएगा महात्मा गांधी का पूछा गया है आपसे कि सबसे अधिक लंबी मूर्ति कहाँ पे है? विश्व में सबसे अधिक लंबी मूर्ति कहाँ पे स्थित है? चंपारण, पटना, लखनऊ या राजकोट? बताइएगा सभी बच्चे। तो मेरे भाई पहले मैं आंसर को बता देता हूँ। ये हो जाएगा बिहार के पटना ज़िला में बच्चों। पटना में सबसे अधिक लंबी है। पटना जो है साथियों पूरे बिहार में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए ना, जनसंख्या की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे बड़ा ज़िला। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा। सबसे छोटा अगर ज़िला देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा बच्चों शिवहर हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। क्लियर है साथियों? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का साथियों शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ यूपी की अगर राजधानी पूछा जाए, लखनऊ बिहार की अगर राजधानी पूछा जाए बच्चों तो पटना हो जाता है। क्लियर हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे बच्चों 1917 ईस्वी में। क्लियर है? महात्मा गांधी का अगर जन्म की बात कर लिया जाए, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था मेरे भाई 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एक जगह पड़ता है पोरबंदर साथियों। कहाँ में? पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक जगह पड़ता है पोरबंदर, वहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर कहता है बच्चों कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु अगर बात किया जाए तो मृत्यु हुई थी साथियों 30 जनवरी 1948 में, जो कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के बिरला हाउस में। बिरला हाउस दिल्ली में एक जगह है बिरला हाउस साथियों। वहीं पे नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है विश्व में वो है पटना में साथियों, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न कहता है देखिएगा, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारियों का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? स्तंभलेख 7, महावंश, दिव्यवदन या शिलालेख 13? बताइएगा। एक कलिंग युद्ध की अगर बात करें साथियों, पहले हम आंसर जान लेंगे। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत जो था बच्चों शिलालेख 13 था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। बच्चे कहेंगे सर हमारा आंसर छूट गया। कभी कभी बच्चों मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन बता देता हूँ ना बच्चों को कि आंसर छूट जाते हैं, नहीं बता पाता हूँ। तो बच्चे कहेंगे सर आप आंसर नहीं बताए, सर आपको नहीं आता था, आप छोड़ दिए। मैं सोचा अरे यार बच्चों को पहले आंसर ही दे देता हूँ, आंसर की भूख है तो आंसर ही दे देता हूँ ना। अब कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी लेंगे, कलिंग पड़ता है कहाँ, ये सब जानेंगे। अब ये देखिए, कलिंग युद्ध जो है बच्चों 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग पड़ता है कहाँ साथियों? ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में पड़ता है। कलिंग की अगर आपसे राजधानी पूछ दिया जाए
राजधानी कहाँ पड़ती है? तो तोसली पड़ता है, तोसली। तोंसली हो जाएगा कलिंग की राजधानी। कलिंग युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था। किनके किनके बच्चों? अशोक एवं आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था ये युद्ध। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अब देखिए, अशोक के अभिलेख हैं बच्चों, शिलालेख हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चों, अभिलेख, अशोक को अभिलेखों का साथियों जनक कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अशोक के कहा जाता है। अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई? तो 1700 बच्चों 1737 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज हुई थी। टीफे थेलर ने खोज किया था, टीफे थेलर। लेकिन बच्चों 1850 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों नीम का जो वृक्ष है उसको राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? ये बताइएगा हमारे भाई लोग। तो बच्चों आंध्र प्रदेश ने किया है। अब आंध्र प्रदेश का बात करें बच्चों कि इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था बच्चों 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, 1953 में। ये बच्चों भाषा के आधार पे गठित होने वाला फर्स्ट राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। केरल की बात किया जाए तो 2011 में जो जनगणना हुआ बच्चों, उसके अनुसार केरल जो है इसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर सर्वाधिक किसका है? केरल का। लिंगानुपात मेरे भाई, लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? तो केरल का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। समोच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बताइएगा। समोच्च रेखा समान जो है साथियों खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बारिश, आर्द्रता, उच्चता या तापमान। ये साथियों उच्चता को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आर्द्रता किससे मापी जाती है बच्चों? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से बच्चों आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट आता है, अभी तक बच्चों सेशन को जो भी बच्चे लाइक शेयर नहीं किए हैं वो कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। प्रश्न कहता है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना खाली स्थान कहलाता है। तो सरकारी शेयरों को बच्चों निजी कंपनी को अगर बेचते हैं तो वो कहलाता है विनिवेश। क्या कहलाता है दोस्तों? विनिवेश कहलाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? बताइएगा आप सभी बच्चे कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और बिहार। बताइएगा। ये हो जाता है बच्चों छत्तीसगढ़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार का बच्चों आप लोग जानिएगा जनसंख्या घनत्व जो है घनत्व वो सर्वाधिक है। अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो हो जाएगा साथियों बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार से बच्चों गंगा नदी जो है वो 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी अगर पूछा जाए कि बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। और सर्वाधिक किस ज़िले से होकर गुजरती है तो पटना से होकर गुजरती है 99 किलोमीटर। ये सब साथियों बिहार जी के जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। अपने रूठे पराए रूठे क्वेश्चन छूटे ना।
क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में साथियों, हर एक प्रश्न को बना के आना है, निगेटिव मार्क्स नहीं है। और जो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ पक्का एग्ज़ाम में लड़ेंगे, आप देखिएगा। और देखने के बाद बच्चों जो एग्ज़ाम दे देंगे बच्चे, वो एग्ज़ाम के बाद हमें बताइएगा कैसा हाल रहा आपका जीके का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये साथियों जो है वो अनुच्छेद 16 में है। अब अनुच्छेद 22, 20, 25 जो है साथियों ये सब क्या कहता है? 20 कहता है बच्चों कि हम दोष सिद्धि से संरक्षण दिलाएंगे। दोष अगर सिद्ध हो जाता है बच्चों, दोष सिद्धि मतलब दोषी कोई सिद्ध हो जाता है ना, तो उससे संरक्षण दिलाता है, से संरक्षण। 22 कहता है साथियों गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है मेरे भाई। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है मेरे भाई यह क्वार्टर्ज में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है व्यवसाय कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय कर की वसूली जो है बच्चों किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह मेरे भाई केवल राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो साथियों मैं डेली का 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं बच्चों के लिए, और लगभग आपको 50 से 60 प्रश्न बता करके जाता हूं, ताकि बच्चों का कोई भी डाउट ना रहे, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और बच्चों डेली एक क्लास लेकर के आता हूं बिहार पुलिस के लिए। अब साथियों तो ज़रूर डेली क्लास में ज्वाइन होइए मेरे भाई, और सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, और जो भी बच्चे के सेशन अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों अपनी परेशानी को ज़रूर बताइएगा, और हमारे पास व्याख्या कीजिएगा बच्चों, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। चैनल को जो भी भाई बहन जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। मेरे भाई बहन लोग, PDF चाहिए जिनको भी, मेरे चेला लोग, वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ते हैं, क्लास के बाद PDF प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके जीवन काल के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके का हर एक प्रश्न को रिवीजन कर सकते हैं आप PDF निकलवा करके, या तो जो बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फ़ोन से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि रिवीजन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद होंगे, और जो एक्स्ट्रा बताता हूँ उसे नोट करते चलिएगा। तो आज मेरे भाई यही तक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बिहार वासियों, बिहार के पुलिस लोग, जय हिंद साथियों।